Namaskar dosto. In today's video, we are going to review the results of Power Finance Corporation. So the Q1 FY27 results of PFC as well as REC have been announced. REC is a subsidiary of PFC. So whatever we discuss for PFC could be very well easily extrapolated for REC as well. And the stock price of PFC corrected by 9% as soon as the results were announced. So you can very easily presume that the results have not been very encouraging or the results have been a bit disappointing, right? So the objective of this video is to understand what the results were, what was the reason for the disappointment, and सबसे important चीज़ is this structural, कुछ structurally टूटा है इस कंपनी के business model में कि ना this is something which could last for the next 2 to 3 quarters या फिर कोई एक cyclical normalization है जो 1-2 quarter में ठीक हो जाएगा, right? So that is what the objective of this video is. तो Power Finance Corporation just like REC ये basically जो पावर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो हो रहे हैं, जैसे इंडिया में बहुत सारा रिन्यूएबल एनर्जी का केपेक्स लग रहा है, सोलर प्लांट्स बन रहे हैं, विंड एनर्जी के प्लांट्स बन रहे हैं, हाइड्रो पावर जनरेट हो रहा है, तो प्रिडोमिनेंटली जो रिन्यूएबल एनर्जी पे जो खर्च हो रहा है, जो केपेक्स हो रहा है, दैट इज़ व्हाट दीज टू कंपनीज आर फाइनेंसिंग. तो पावर इंफ्रा जो बन रहा है, जो कि एक बहुत स्ट्रक्चरल थीम है पावर का, अगले 4-5 साल तक ये थीम चलेगा, उसकी फाइनेंसिंग जो है ये कंपनीज कर रहे हैं. सिंपल एज दैट. थोड़ा थर्मल का प्रोपोर्शन कम हो रहा है, कोल नेट फाइनेंसिंग को थोड़ा कम प्रायोरिटाइज करके ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि जो ये ब्रेकडाउन हुआ है ये एक सिक्लिकल नॉर्मलाइजेशन है, कुछ स्ट्रक्चरली टूटा नहीं है. तो एक चीज़ ये है, राइट? तो जैसे हम एनबीएफसीज, तो ये एनबीएफसीज है दोनों कंपनीज, राइट? सो वेन एवर वी डिस्कस एनबीएफसीज देयर आर 4 पैरामीटर्स दैट वी use to discuss NBFC. So the first very important parameter is cost of borrowing. तो बैंकिंग एक commoditized business है, सस्ते से सस्ते में पैसा उठाना है ताकि सस्ते से सस्ते में आप उसको लेंड कर सके. अगर आप सस्ते से सस्ते में लेंड नहीं करोगे तो बैंक आके लेंड करेगा और फिर आपका मार्केट शेयर ले लेगा. तो कहीं ना कहीं यही हुआ है यहाँ पे, राइट? सो we'll talk about that, but the first thing that we need to analyze is the cost of borrowing. So the cost of borrowing has gone up. The cost of borrowing has worsened by 2.92%. Why? क्योंकि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है इसके बोरोइंग मिक्स में 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है. सबसे पहला तो ये कंपनी ना एनसीडीज के थ्रू पैसा रेज करती है, मतलब बॉन्ड मार्केट के थ्रू पैसा रेज करती है, राइट? बट पिछले 1 साल में ड्यू टू दिस वॉर इंडिया के जो 10-year बॉन्ड यील्ड्स जो है वो 7% को क्रॉस कर चुके हैं. मतलब 1 year back they were around 6.5%. now they've crossed, or they had crossed during the war to around 7.2%. मतलब इंडियन गवर्नमेंट को पैसा रेज करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है. तो फिर ये तो एक छोटी सी कंपनी है जो भले गवर्नमेंट बैक कंपनी है, बट दिस जस्ट अ कंपनी. तो इंडिया एज अ सॉवरेन हैज़ टू पे अ बिगर इंटरेस्ट रेट टू रेज कैपिटल. तो ये तो फिर एक कंपनी है, तो इसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बढ़ गया, राइट? दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस कंपनी में, जैसे एनबीएफसी में दिखती है कि इसके एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, मतलब डॉलर में काफ़ी ज़्यादा ये पैसा रेज करती है. 18 to 20% ऑफ द बोरोइंग मिक्स कम फ्रॉम ECBs. एंड द फैक्ट दैट rupee has depreciated in front of the dollar in the last 1 year, the borrowing cost has gone up and it is reflecting in the cost of borrowing. So the cost of borrowing has gone up by 2.92%. तो 4 में से पहला पैरामीटर पे कहीं ना कहीं फेल हो रही है. The second parameter is growth. Growth 2 तरह की होती है. एक तो वॉल्यूम ग्रोथ होती है, मतलब AUM ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है. AUM ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, करीबन 10% का डबल डिजिट AUM ग्रोथ दिया है. तो मैनेजमेंट का गाइडेंस भी करीबन 10 to 12% का AUM ग्रोथ का दिखता है. तो ईयर ऑन ईयर AUM ग्रोथ लुक्स डिसेंट, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीक्वेंशियल AUM ग्रोथ थोड़ा टूटा है. तो मार्केट ने ये चीज़ नोटिस की है, राइट? दिस इज वन थिंग. बट मेजर प्रॉब्लम दैट हैज़ बीन सीन इज इन द नेट इंटरेस्ट मार्जिन. तो एक तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है, मान के चलिए लेट्स से वो 5% थी, वो 8% बन गई है. और कॉस्ट ऑफ लेंडिंग जो है, राइट, जो लोन करीबन 12% पे दिए जा रहे हैं, वो घट के करीबन 11.5% पे दिए जा रहे हैं. वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बैंक से बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ रहा है. तो अगर आपने बैंक्स के रिजल्ट्स देखे होंगे, PSU बैंक्स या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के Q1 FY27 के रिजल्ट्स देखे होंगे, तो कॉर्पोरेट लेंडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है बैंक्स में. सो कहीं ना कहीं बैंक्स जो है वो एनबीएफसी के क्लाइंट्स जो है वो ले रहे हैं. भले ये एक गवर्नमेंट लेड एनबीएफसी या गवर्नमेंट बैक्ड एनबीएफसी, बट द बैंक्स have accessibility to cheaper cost of capital, and that is what they are using to kind of take market share from this NBFC. तो net interest margin जो है वो घटा है. तो margins घटे क्योंकि cost of borrowing increase हुई है और cost of lending जो है या फिर rate of lending जो है वो थोड़ी कम हुई है. तो ये growth पे again not a great thing that one could decipher over here, right? So second thing. तीसरा चीज़ जो है
वो है कॉस्ट टू इनकम, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस हैज़ गॉन अप एज वेल। तो आप एक होल सेल लेंडिंग करते हो तो आपको क्रेडिट क्वालिटी अपने जिसको लेंड कर रहे हो उसकी एसेस करनी पड़ती है। तो द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ दिस बिजनेस हैज़ गॉन अप ड्यू टू विच द पैट हैज़ बीन मोर और लेस फ्लैटिश। तो करीबन 2% का या 1% का कुछ पैट इंक्रीज है। तो टॉप लाइन भी इतना ग्रो नहीं हुआ है, बॉटम लाइन भी इतना ग्रो नहीं हुआ है, बट एक चीज़ जो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी प्रिस्टीन है, दैट इज़ द एसेट quality. So you look at the credit cost, you look at GNPA, gross NPA, you look at net NPA, you look at स्लिपेजेस, सब कुछ घटा है, सब कुछ अच्छा हुआ है। तो द एसेट क्वालिटी इज स्टिल वेरी वेरी स्ट्रांग। तो स्ट्रक्चरली कुछ ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ये एक सिक्लिकल नॉर्मलाइजेशन है। अभी भी जो एक अंडरलाइंग थीम है पावर का, इलेक्ट्रिफिकेशन का, वो बहुत स्ट्रांग है। इस कंपनी का आरओई जो है वो 20% का आरओई, एनबीएफसी 20% आरओई देती है, कोई इक्विटी वगैरह डाइल्यूट नहीं करती है, नो हिस्ट्री ऑफ इक्विटी डाइल्यूशन, मतलब एक स्ट्रांग सेल्फ सस्टेनेबल एनबीएफसी है। सो दिस इज जस्ट अ सिक्लिकल normalization or a moderation of growth that we see in this company, but structurally कुछ breakdown नहीं हुआ। तो अगर आगे आपको समझना है कि what would happen in the next 3 to 4 quarters, you would see moderation in growth. Growth will not expand, growth will moderate, मतलब stable होगा growth, contraction नहीं होगा, expansion नहीं होगा, बस stable होगा। So that is what you can expect from this company if you're invested in this company. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.